Today we will start our next unit, Unit 5, that is Earth Moving Equipments. In this unit, we are going to discuss some of the very common and useful earth moving equipments. We will split this section in two video lectures. In the first lecture, we will study the equipments like bulldozers, scraper and graders. And in the second lecture, we will study power shovel, clamshell, drag line. Now, what is earth moving equipments? Earth moving equipments क्या होता है? Basically, earth moving equipments ऐसे इक्विपमेंट्स को कहते हैं जो अर्थ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज होता है। अर्थ मतलब बोले तो मिट्टी। अब आप एक जगह से उठाएंगे, दूसरी जगह उसको प्लेस करेंगे, या हो सकता है कि एक जगह बहुत लो लेवल एरियाज है, वहाँ पे आप डंप करके उसको हाई लेवल करना चाहते हैं, या तो एक जगह हाई है बहुत, उसको काट के मिट्टी काट के आप प्लेन करना चाहते हैं, ग्रेड करना चाहते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो वी हैव प्रोवाइडेड यू द PDF of this unit earlier, so you can directly go through that slides and the PPT that we have provided in the past, और आप उसको साथ इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो बेसिकली हमें इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री important equipments. The first is bulldozer, the another is scraper, and the third is grader. We will understand कि अलग अलग equipments का नाम इस तरह का क्यों पड़ा, इनके नाम में इनका एक्चुअली एक्शन और इनकी बोलिए फंक्शन छुपी होती है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तीसरा इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो जब ये हमें पता चल जाएगा तो एक बेस पता चल जाएगा। उस बेस के बाद हम लोग इसका एक बहुत ही बेसिक स्केच देखेंगे कि इस स्केच में कौन से पार्ट में क्या है, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट हम लोगों को अगर लाइन डायग्राम वी हैव टू ड्रॉ, वी कैन ईजिली ड्रॉ। नाउ आफ्टर completion of this topic, you can easily understand, analyze these three important equipments, earth moving equipments, and I hope you all will understand। और आगे कभी भी फ्यूचर में इन इक्विपमेंट्स के बारे में कोई पूछे, कहीं एग्जाम में आपको ज़रूरत पड़े, तो आप आराम से उसको आंसर दे पाएंगे। नाउ there are two types of equipments, actually earth moving equipments. One is stationary and another is moving equipments. नाम से जैसे स्टेशनरी और मूविंग इक्विपमेंट्स है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा है कि कोई इक्विपमेंट स्टेशनरी रह के काम कैसे करेगा, या कोई इक्विपमेंट मूव करके काम कैसे करेगा। तो बेसिकली स्टेशनरी इक्विपमेंट्स उस इक्विपमेंट्स को कहते हैं जो इक्विपमेंट्स एक जगह पे खड़े होकर अपना काम परफॉर्म करें। जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ वाटर, I am eating, I am writing, my position is fixed and I am doing all these things, then I'll be an example of stationary equipments. एक जगह खड़े होकर हम जब सारे कामों को कर पा रहे हैं एक ही जगह, मतलब अपनी प्लेसमेंट को चेंज नहीं करते हुए, उस इक्विपमेंट्स को कहते हैं स्टेशनरी इक्विपमेंट्स। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि ड्रैग लाइन, पावर शॉवेल। वो एक जगह अपने आप को जाता है, जहाँ पे उसको एक्सकवेट करना है वहाँ जाता है, लेकिन वो एक जगह खड़ा होके अपना काम करता है। बैक हो, पावर शोवेल, ओके, क्लैम शेल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेशनरी इक्विपमेंट्स। वहाँ एक जगह वो रुक के फिर निकाल के दूसरे जगह पे जहाँ उसको हॉलिंग दूसरे इक्विपमेंट्स है वहाँ पे वो डाल देता है, जो ट्रक में डाल देता है, डंपर पे डाल देता है मिट्टी, और वो एक जगह खड़ा रहता है, वहीं से वो आगे पीछे सारा
अपना एक्सकवेट करता है या जो भी उनको मूव करवाना। दूसरा एक रेंज आता है जिसको कहते हैं हम लोग मूविंग इक्विपमेंट्स। मूविंग इक्विपमेंट समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मूविंग इक्विपमेंट्स कहने का मतलब ये है कि वैसा इक्विपमेंट्स जो बढ़ते क्रम में मूव भी कर रहा है और वो अपना काम भी करता जा रहा है। जैसे कि मैं, अगर इफ़ यू से मी, अगर मैं वॉक करता रहूँ और वॉक करने के साथ कोई मैंने रोड बनाया है और मैं चाह रहा हूँ उसको कॉम्पैक्ट करता रहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं वॉक करता रहूँगा। वॉक करने के क्रम में क्या होगा, मेरा काम हो रहा है कॉम्पैक्शन, मेरे पाँव के लोड से, मेरे सेल्फ वेट से वो रोड कॉम्पैक्ट होते जा रहा है। दोज इक्विपमेंट्स in which their application, their action is done while they are moving, मतलब वो मूविंग स्टेज में है, उस दौरान उसका उनका जो फंक्शन है वो फुलफिल हो रहा है। दोज इक्विपमेंट्स आर नोन एज मूविंग इक्विपमेंट्स। एंड अंडर दिस कैटेगरी हमारे इस सेक्शन में कौन कौन इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ग्रेडर्स, स्क्रैपर्स, ठीक है, तो दीज रोलर्स, तो दीज इक्विपमेंट्स विल कम अंडर द मूविंग इक्विपमेंट्स। मतलब वो एक जगह रह के काम नहीं करेगा, वो अपने मूवमेंट में, मतलब अपने मोशन में वो अपने काम को परफॉर्म करता है। So we have basically understood what are the two different types. Now the first one is very important. हमने बचपन से ये सुना है बुलडोजर, बुलडोजर, व्हाट इज बुलडोजर। वी हैव सीन bulldozers in every field, whether it be construction field या कहीं आपने देखा होगा कि कोई घर कहीं तोड़ना है उसमें यूज़ होता है, कहीं डेब्रिस गिर गया है उसको हटाना है, या कहीं बहुत पेड़ वेड़ है, वेजिटेशन है, उसको क्लियर करना है, तो ये बहुत जगह बुलडोजर आपने देखा होगा। तो बुलडोजर क्या होता है एक्चुअली? बुलडोजर एक, आप समझिए कि एक ट्रैक्टर टाइप इक्विपमेंट है जिसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स लगे रहते हैं, यही ब्लेड्स की वजह से इनको अपना स्पेसिफिक एप्लीकेशन, मतलब स्पेसिफिक वर्क करने में इसको मदद करता है। तो ये जो ब्लेड्स हैं बेसिकली, ये ब्लेड्स का 3 काम हो कि ये मिट्टी को काट के निकाले और कहीं पे स्टोर करे। दूसरा ये हो सकता है कि लेवलिंग करने में ज़रूरत पड़े किसी एरिया को। उस एक और हो सकता है कि ये जो ब्लेड्स हैं इस तरह से, इसकी कटिंग एंगल इस तरह से बनी हो ताकि ये जो ट्री वगैरह है, ट्री है, वेजिटेशन है, उनको काट के ये साइड कर ले। तो ये जो ब्लेड्स होते हैं इनके एंगल कुछ इस तरह से होते हैं। आई विल शो यू। यस, देखिए, अब इनके एंगल्स अलग अलग तरह के होते हैं। अब जिसमें आपको कहीं ट्री को काटना होगा तो उसमें अलग ब्लेड बनाएंगे, सिर्फ मिट्टी को निकालना है तो उसमें अलग ब्लेड का एंगल रहेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लेवलिंग करना है तो ये इनके जो बॉटम पोर्शंस है वो थोड़ा सा नीचे प्रेस करके ये हल्का लेवलिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट बट समहाउ थोड़ा ये प्ले करता है। वी विल सी द पार्ट्स लेटर ऑन। सो the classification of bulldozer, we can categorize the classification of bulldozer. The first categorization is done on the basis of position of blades. मतलब ब्लेड्स की क्या पोजीशन है। अगर ब्लेड की पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब मान लीजिए इस तरह से जा रहे हैं और ब्लेड, मान लीजिए ये मेरा मोशन मूवमेंट इस तरह से होना है और ब्लेड मेरा इस तरफ जैसे उसके परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग अलग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, पूरा 90 डिग्री। इन नॉर्मल केसेस हम लोग यही देखते हैं कि एकदम ब्लेड्स जो है ऐसे लगे रहते हैं इस सामने में और हम ऐसे मूव करते हैं, मतलब एक्सिस इस तरह का होता है हमारा बुलडोजर का। दूसरा हो सकता है कि हमारा जो ये एक्सिस है बुलडोजर का, ठीक है, और कोई किसी एंगल पे ब्लेड लगा हो, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल डोजर, उसको बोलते हैं एंगल डोजर। जब किसी खास साइड, कोई कोना साइड में जब हम लोगों को काटना पड़े, स्क्रैप करना पड़े, तो हम लोग को एंगल डोजर यूज करना पड़ता है, वहाँ परपेंडिकुलर डोजर काम नहीं करता। नाउ यू सी ऑन द बेसिस ऑफ माउंटिंग्स, मतलब अब माउंटिंग की बात हमने पहले से डिस्कस कर रखा था कि जो माउंटिंग्स होता है, मतलब जो व्हील होता है वो व्हील किस तरह का है। तो हो सकता है कि जो नॉर्मल व्हील पे माउंटेड हो, या हो सकता है कि वही वो चेन लिंक्ड क्राउलर माउंटेन, जो टैंक में हम यूज करते हैं, क्राउलर चेन, उस पर माउंटेड हो। इट्स अ वेरी सिंपल केस। जब व्हील माउंटेड होगा तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी,
इसमें जो पावर कंजम्पशन है, इट मीन्स द डीजल कंजम्पशन है, वो बहुत कम होगा और ये जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और इसको मैनूवरिंग करना भी आसान है। इसमें लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो क्राउलर माउंटेड है उसमें ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्हील माउंटेड का जो सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पे नहीं चल सकता है। अगर ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा हो, अनइवन ग्राउंड हो, तो उस केस में व्हील माउंटेड नहीं चलेगा। लेकिन क्राउलर माउंटेड crane or crawler mounted any equipments has this ability to walk on every surface, किसी भी सरफेस पे ये चल सकता है। तो ये उसका बिगेस्ट एग्जांपल है। खर्चीला है, डीजल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हाईली टेक्निकल इसमें किसके कैब को चाहिए, मतलब जो कैब ड्राइवर होता है जिसको आप बोलते हैं ऑपरेटर, बोला हाईली उसको ट्रेन चाहिए क्योंकि नॉर्मल गाड़ी चलानी नहीं है। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस दैट वी हैव ऑलरेडी dealt and discussed in our previous lecture during our class also. Ab now the third difference, we can differentiate the bulldozer on the basis of the control, मतलब वो जो ब्लेड की मूवमेंट है, जो ब्लेड मूवमेंट उसकी किस तरह से कंट्रोल होती है। तो एक कहता है कि ये केबल के थ्रू कंट्रोल्ड हो, ठीक है, और दूसरा होता है कि ये हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड हो, एक हाइड्रोलिक फोर्स के कारण, और दूसरा केबल कंट्रोल मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण कंट्रोल हो। तो इस बेसिस पे भी हम लोग जो है इसको डिवाइड करते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट आर द पार्ट्स। व्हाट आर द पार्ट्स बेसिकली वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स। इट्स नॉट पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ बुलडोजर। उसके सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या पार्ट हैं जो इन जनरल हम लोग को समझना चाहिए। आप बेसिकली देखिए कि ये जो अब ये एक्चुअली क्राउलर माउंटेड टाइप है। देखिए ये क्राउलर है नीचे लगा हुआ, यू सी आई एम मूविंग माई कर्सर, ठीक है। ये जो क्राउलर लगा हुआ है वो क्राउलर के नीचे में व्हील्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे ड्राइव कहते हैं, फाइनल ड्राइव, ठीक है। ये अलग अलग वो व्हील्स के नीचे भी छोटे छोटे इडलर्स होते हैं, जैसे हमने देखा था इडलर्स को, वहीं पे उस तरह के इडलर्स को यहाँ भी छोटे छोटे इडलर्स देखिए, यहाँ पे आपको शो किया हुआ पिंक कलर से ये इडलर्स ही मूव करते हैं उसको, ठीक है। अब ये इडलर्स देख लिया। बेसिकली आप देखिए जो ये क्रैंक शाफ्ट टाइप का होगा जिसपे ये बेस्ड रहता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसपे ये सारे जो व्हील्स है वो अटैच रहते हैं, प्लस इडलर्स भी इस पे अटैच रहता है। नाउ सी आगे में जो ये यहाँ पे आप बकेट लगा दें या आप यहाँ पे वी शेप्ड का अलग अलग शेप का यहाँ पे बकेट लगाएं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर पे। प्लस वो जो बकेट होता है वो अटैच होता है ब्लेड लिफ्ट सिलेंडर से, यही एक्चुअली उसको लिफ्ट करता है, कितना लिफ्ट करना है, किस एंगल पे ले जाना है, उठाना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। इस पर ये सामने वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली ये ढका हुआ होता है, इसके अंदर ही इंजन होता है और सारे इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसके पीछे वाला जो पार्ट है इसकी ये कैब होता है, एक ढका हुआ मेंबर स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर में ही जो इसका ड्राइवर रहता है, इसको आप ऑपरेटर बोलते हैं, ये यहाँ से काम करता है। इसके पीछे ही सारा ट्रांसमिशन का सारा चीज इसके अंदर ही रहता है सारा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ ए बुलडोजर। यू कैन ड्राउ इट्स, इस तरह से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइन डायग्राम में भी ड्रॉ करते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लाइन डायग्राम ऑल्सो, आप उसको ड्रॉ कर लें और वो आपके बुक्स में भी होगा, लेकिन यू शुड ड्रॉ द पार्ट्स एटलीस्ट, ताकि आप सारे पार्ट्स को जान सकें। नाउ अब वी हैव लर्न कि व्हाट आर द एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो बहुत जगहों पे बुलडोजर्स का यूज़ होता है, जैसे कि आप इसको बहुत जगह कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर स्प्रेडिंग द अर्थ फिल, अर्थ को एक दूसरे जगह से मतलब स्प्रेड करने के लिए, बहुत एक जगह है पूरा भरा हुआ है, एक जगह उसको क्लीन आपको बराबर करना है, तो स्प्रेड करने के लिए आपको प्लेन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो फॉर स्प्रेडिंग द अर्थ फिल, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं रोड पर कुछ गिर गया, रोड ब्लॉक हो गया, उसको आपको खोलना है, तो फिर उसके लिए आपको बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ती है। वो उसको उठाता है, उठा के उसको कहीं साइड पर रख देता है ताकि आपके रोड्स को, आपकी जो कम्युनिकेशन लाइन है उसको क्लियर कर सके। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, उसको काम करने से पहले उसको क्लियर किया जाता है, तो क्लियर करने में बहुत सारा हो सकता है, उबड़ खाबड़ प्लेन करना पड़ेगा उसको,
एकदम प्लेन तो मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल प्लेन ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि वो वर्केबल हो, या वेजिटेशन बहुत है तो क्लियरिंग करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। मेंटेनिंग हॉल रोड्स, जो हॉलिंग रोड्स है मतलब साइट पे, साइट से लेके जो जहाँ से आप सामान ला रहे हैं वहाँ के बीच में कोई हम लोग को टेम्प्रोरी रोड्स बनाना पड़ता है, और हर जगह ऐसा नहीं होता है आपके साइट के पास में जो कि रोड एकदम प्रॉपर पहुँच रहा है, तो एक आप लोग को टेम्प्रोरी रोड्स बनाना पड़ता है। उस टेम्प्रोरी रोड्स को बनाने में हमें बुलडोजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्योंकि इसीलिए इसको बहुत वर्सटाइल इक्विपमेंट्स कहा जाता है। ये एक इक्विपमेंट से रहेगा, पूरे साइट का बहुत सारा काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्लियरिंग लैंड फ्रॉम द ट्रीज एंड स्टम्प्स, वो छोटे छोटे जो वेजिटेशन होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, तो उनको भी ये जो अननेसेसरी होती है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जंगल काटिए, आपके साइट्स पे बहुत अननेसेसरी पेड़ पौधे छोटे बड़े ऐसे होते हैं जिनको आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपका जो साइट क्लियर नहीं होगा तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क देयर, तो ये चीज़ भी आप इससे कर सकते हैं। बैक फिलिंग ट्रेंचेस एट द कंस्ट्रक्शन साइट बाय ड्राइविंग द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस, हाँ ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपने एक्सकवेट किया फाउंडेशन में, अब फाउंडेशन एक्सकवेट किया, फुटिंग बना लिया, फुटिंग से कॉलम आप ऊपर ले गए, तो आप जो क्या करते हैं एक्सकवेट करके रखते हैं, खाली कर रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं उसको छोड़ देंगे खाली, तो उसको आपको भरना पड़ता है। अब मैनुअली भरने में आपको दिनों दिन लग जाएगा, हो सकता है कि नॉर्मल सा जो है आपके 2,000 स्क्वायर फीट का अगर प्लान का बिल्डिंग है उसको भरने में आपको 5 दिन लग जाएगा मैनुअली। यही यहाँ पे अगर आप बुलडोजर्स की हेल्प लेते हैं तो वो 5 दिन में वो पूरा करके डाल के, 5 दिन बोलते हैं, 5 घंटे में वो पूरा भर देगा। वो जहाँ से उसको मिट्टी लेना है वहाँ मिट्टी से उठाएगा, यहाँ डंप करेगा, आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, दैट्स एप्लीकेशन, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बुलडोजर। अब बुलडोजर की इफिशियंसी या उनकी जो आउटपुट, आउटपुट बोलता है कि कितना काम कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक बुलडोजर कितना काम कर रहा है। तो आउटपुट में आप पहला आउटपुट ले सकते हैं कि वो किस तरह के सॉइल के साथ वो काम कर रहा है, अलग अलग सॉइल में उसका अलग अलग आउटपुट होगा। दूसरा क्या, उसका हॉलिंग डिस्टेंस का कितना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो जो सॉइल जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका हॉलिंग डिस्टेंस कितना है, उसका साइकिल ऑपरेशन साइकिल कितना है। तो इन सब चीज़ों पे उसकी जो है आउटपुट डिपेंड करती है। जैसे कि आई हैव प्रोवाइडेड डिफरेंट PDF मटेरियल ऑल्सो, यू विल सी कि किस पे उसका आउटपुट, आउटपुट मतलब उसका फाइनल जो उसकी इफिशिएंसी किस पर डिपेंड करी, जो मटेरियल किस तरह का है, हॉलिंग डिस्टेंस कितना है, और कितना एक सब बार में कितना वॉल्यूम वो ऑपरेट कर पा रहा है, और ऑपरेटिंग फैक्टर मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में वो उसका कितना टोटल टाइम लग रहा है। ओके, नाउ यू सी, so this is all about the basic of bulldozers. I think you have got the basic, आपको basic concept मिल गया है। Now we are moving to another uh, equipment. One of the major equipment, basically it is used for scrapping, to scrap the ground to make it plain. What is the scrapper? Scrappers come from the word scrap, ठीक है, स्क्रैप से आता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन द एज द आइडियल पीस ऑफ अर्थ मूविंग मशीनरी एज इट लोड्स ट्रांसपोर्ट एंड स्प्रेड्स द मटेरियल। ये लोड भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, और मटेरियल को स्प्रेड्स भी मतलब फैलाता भी है अलग अलग जगह। अब मतलब एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, उसको उठा के अलग अलग जगह में यूनिफॉर्मली उसको स्प्रेडिंग करता है। एक चीज़ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्क्रैपर जो है आप एक जगह से लोड करके बहुत दूर दूर तक ले जा सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है। तो उसके लिए आपको डंपर या ट्रक्स या ट्रैक्टर्स की यूज़ करनी पड़ेगी, अगर बहुत दूर, हॉलिंग डिस्टेंस मतलब होता है कहाँ से लेके कहाँ तक उसको मूव करना है। तो इट्स नॉट सुटेबल फॉर द ग्रेटर हॉलिंग डिस्टेंस, छोटे छोटे हॉलिंग डिस्टेंस में किसी कन्फाइंड एरियाज में ये काम करेगा। और इसकी जो साइकिल है वो वैरी करती है, इट टेक्स बिटवीन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट फॉर स्क्रैपर टू लोड इटसेल्फ। 30 सेकेंड से 1 मिनट में अपने आप को लोड करने में इसको समय लगता है। नाउ ये होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली पहले हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि ये होता क्या है। अब देखिए स्क्रैपर्स क्या होता है, ये यू कैन सी दिस schematic diagram, line diagram. This schematic diagram is a typical example of ideal scrapper.
ये फ्रंट वाला पोर्शन होता है, दिस इज अ क्रू। ये जो कैबिन होता है, ये कैबिन में ही आपके ऑपरेटर या ड्राइवर बैठते हैं स्क्रैपर के, एंड ही मैनुअली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ स्क्रैपर। ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये खुद से चलने वाला है मशीन। देन द फ्रंट पोर्शन कंटेन द इंजन। नाउ यू सी, ये जो फ्रंट पोर्शन से बैक पोर्शन में, जैसे एक ट्रैक्टर यूनिट में फ्रंट पोर्शन से बैक पोर्शन में एक हिंज टाइप का जॉइंट लगा रहता है, उसी तरह से यहाँ पे इस बैक वाले पोर्शन में एक जॉइंट रहता है लगा हुआ। अब ये बीच वाला पोर्शन है, यहाँ वाला बीच वाले पोर्शन में कटिंग एज रहता है इस जगह, ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द कटिंग एज। आई एम मूविंग माई कर्सर, दिस इज द कटिंग। और ये कटिंग एज और नीचे वाला जो ये फ्रेम रहता है उसके बीच में एक स्पेस रहता है, ठीक है। और ये एक खाली स्पेस होता है, इसको कटोरे की तरह रहता है, इसको बाउल कहते हैं, BOWL। और ये बाउल, और ये जो बाउल के पीछे में भी एक फ्रेम लगा हुआ रहता है, और फिर ये सपोर्टेड रहता है रियर व्हील से। ये रियर व्हील है, ये फ्रेम है, ये टोटल ट्रस्ड मेंबर्स रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये मूव करते रहता है, ये जब मूव करते रहता है, और ये इसका जो कटिंग फेस क्या होता है, कटिंग फेस भी मूव करते रहता है। अब जो कटिंग फेस मूव कर रहा है, कटिंग फेस मूव कर रहा है, तो जो भी ज़्यादा थिकनेस का मटेरियल अर्थ आ रहा है वो उसको काटते जाता है। और ऐसा नहीं काट के इधर उधर फेंक रहा है, वो काटते जाता है। वो काट इस तरह से बना हुआ है कि कटिंग एज से एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी आ रहा है, यू सी, ये मूव होके या ऊपर होके ये बाउल में जो है भरते जा रहा है, ठीक है। और ये भरते भरते एक बार जब पूरा फिल हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इस जगह हम बंद कर देते हैं, ताकि ये जो मिट्टी हमने भरा है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी था, प्लेन करने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी इसमें भर गया, उसको एक जगह स्टोर करते हैं। तो इसको मूव करते हैं जहाँ पे हमको डंप करना होता है। जब डंप करना होता है तो ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग इस पार्ट को खोल देते हैं, इसमें ओपनिंग रहता है। तो क्या होता है, सारा मटेरियल जो मिट्टी जो हमने जमा किया वो सारा निकल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ स्क्रैपर। यू सी, इट इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय अ डोजर। ये डोजर से पुश्ड फॉरवर्ड होता है। इट्स ब्लेड कट्स अ थिन स्लाइस ऑफ अर्थ बिटवीन 100 mm to 250 mm थिक ओवर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 30 मीटर, ठीक है। द अर्थ इज ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन द बाउल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मशीन, हमने जो आपको बताया। द बाउल कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 5 cubic meter to 20 cubic meter एंड टेक्स नियरली हाफ टू 1 minute फुल होल्डिंग, मतलब आधा से 1 मिनट में ये पूरा फुल हो जाता है। नाउ when the scraper is fully loaded, जब स्क्रैपर पूरा फुल लोड हो जाता है, इसकी ओपनिंग जो होती है क्लोज कर दी जाती है। ओके, नाउ at the dumping yard, as the scrapper moves, the bottom opening of the bowl is opened and the contents of the earth are unloaded in the layers 150 mm to 250 mm over a distance of 30 to 50 मीटर। ये खोल के उसको स्टोर कर देता है। दिस इज all about the basic of operation of a scrapper. We have understood. Now we will study our next topic, and this will be the perhaps the last topic of this video lecture, graders. Now you see what is the grader. अब आपको बेसिकली क्या है कि ग्रेडर, जैसे कि आपको हमने शुरू से बताया कि सारे इक्विपमेंट्स का जो नाम है, उनका जो नोमेनक्लेचर हुआ है, वो बेसिकली कुछ मीनिंग के साथ हुआ है। तो जो बुलडोज़र का नाम है, बुल मतलब होता है मजबूत, और डोज़र मतलब वो पार्ट जो उसको मैन्यूवर करता है, जो काटता है, क्लियर करता है, दैट इज नोन एज डोज़र। बुल मतलब होता है वेरी स्ट्रांग। तो बुलडोजर आप इक्विपमेंट देखिए, वर्सटाइल इक्विपमेंट्स है, उसमें इतना फोर्स है कि वो मिट्टी काट रहा है, प्लेन कर रहा है, पेड़ काट रहा है, झाड़ी काट रहा है, साइड में शेप दे सकता है, तो इतना मजबूत है, इसलिए इसका नाम कहते हैं बुलडोजर। नो, तो दूसरा है स्क्रैपर। स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, छिल देना। तो स्क्रैपर क्या कर रहा है, ग्राउंड को छिल दे रहा है, पूरा जो भी एक्स्ट्रा उसके पास आपको मिल रहा है थिकनेस उसको मिट्टी का, वो छिल के बराबर कर दे रहा है, पूरा प्लेन कर दे रहा है, और अपने आप पे स्टोर कर रहा है, और दूसरी जगह पे उसको डंप कर रहा है। इसका नाम होता है स्क्रैपर। अब ग्रेडर्स, ग्रेडर्स मतलब क्या होता है, ग्रेडर्स मतलब होता है ग्रेड से, ग्रेड मतलब समान भूमि, प्लेन लेवल। अब ग्रेडर्स क्या होता है, ग्रेडर्स की फंक्शन है कि वह कहीं पे भी, चाहे वो रोड बन रहा हो या कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा हो, उसमें वो समान रूप से, इक्वल रूप से, जो लैंड प्रोफाइल है उसको इक्वल प्लेन कर दे। तो दैट इज ऑल अबाउट द ग्रेडर्स। तो यू कैन डिफाइन
इट इज़ मेनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड इट इज़ यूज टू लेवल द सॉइल सरफेस। बस बेसिक यही चीज़ है कि इसको सॉइल सरफेस का जो टॉप सरफेस है उसको लेवल करना है, उसको मेनली लेवल करना है। नाउ यू सी इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ब्लेड इन बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील। और ये जो देखिए यहाँ पे आपको जो मैं मूविंग माई कर्सर, आई विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड कि वो क्या है, कि ये जो आपका जो ग्रेडर्स है, ये वाला चीज़, ये अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें मिट्टी को, ये एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा रहा है और एक आराम से लेवल बना रहा है। तो ये वाला जो ब्लेड होता है ये उसके किसके बीच में लगता है, हॉरिजॉन्टल ब्लेड इन बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील। ये फ्रंट और रियर व्हील के बीच में एक ब्लेड लगा रहता है। वो साइड में भी लगा रह सकता है, सामने भी लगा रह सकता है, उसका डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे। वो इंक्लाइन भी लगा रहता है ब्लेड्स। तो मेनली इसका काम है कि जो जो रोड है या जो प्लेस है उसको यूनिफॉर्म लेवल का, यूनिफॉर्म लेवल का उसको करना है। नाउ इट इज बेसिकली अर्लियर क्या होता था कि जो है मैनुअल ग्रेडिंग्स होता था, मतलब आदमी उसको खींचता था, किसी चीज़ से लेके उस ब्लेड्स को खींचता था, या एनिमल्स को खींचने के एनिमल्स यूज़ होता था, जैसे हॉर्स वगैरह, उसको उनको यूज़ करते थे, या बुल वगैरह यूज़ करते थे ग्रेडर्स में। अब लेकिन वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्फ, हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। नाउ वी आर नॉट यूजिंग द मैनुअल लेबर फोर्स, वी आर यूजिंग द मोटर ग्रेडर्स। हम लोग मोटर और इंजन की बने हुए सारे इक्विपमेंट, अपने जितने सारे इक्विपमेंट्स पड़े वो सारे मोटराइज्ड इक्विपमेंट्स थे, और उन्हीं सारे मोटराइज्ड इक्विपमेंट्स को हम लोग अभी ग्रेडिंग में यूज करते हैं ताकि वो प्लेन ग्रेड बनता है। अब जो बहुत सारे ऐसे ठंड जगह में होते हैं, जैसे आप यूरोप में चले जाएंगे, आप थोड़े सर्बिया वगैरह में चले जाएंगे, कनाडा में चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होने की वजह से क्या होता है, रोड्स में बहुत सारा स्नो जमा हो जाता है। तो आपको रोड्स को क्लियर करने के लिए क्या होता है, आपको वो सारे बर्फ वर्फ हटाना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आप इनको ग्रेडर्स को, मोटर ग्रेडर्स को यूज़ कर सकते हैं। मोटर ग्रेडर्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूव स्नो और डर्ट फ्रॉम द रोड्स, टू फ्लैटन द सर्फेस ऑफ द सॉइल बिफोर लेइंग एस्फाल्ट लेयर, टू रिमूव अननेसेसरी सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड। समझ गए? तो उनका भी यहाँ वहाँ पे भी ज़रूरत होता है। Now we will see a very basic line diagram of the graders and we will try to understand what are the basic components of the grader. अब क्या इसका काम था, क्या फंक्शन था, we have seen। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके बेसिक पार्ट्स क्या है। What are the basic parts of the grader? ये मेनली इट्स नॉर्मल, जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज़ तो नॉर्मल है, फ्रेम तो ये नॉर्मल है। ये आप नॉर्मली आप सब में यही गाड़ी देखेंगे, एक फ्रंट व्हील होगा, रियर व्हील होगा, एक कैब के लिए एक कैबिन होगा जिसमें ऑपरेटर और आपका ड्राइवर बैठेगा। बेसिकली एक इंजन, यहाँ पे इंजन होता है, एग्जॉस्ट के लिए पाइप होता है। तो बेसिकली आप लाइन डायग्राम देखेंगे तो वन ऑफ मोस्ट सेम थिंग। अब इसी में आगे आपका टूथ लग जाएगा तो वो अलग हो जाएगा, आपका बकेट लग जाएगा तो अलग हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे ब्लेड लगा रखा है, ये देखिए ये ब्लेड, आई एम मूविंग माई कर्सर एंड दिस ब्लेड। अब ये जब ये गाड़ी मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, मान लीजिए कि बहुत सारा मिट्टी आ रहा है, तो उसको ये लेवल करने के लिए ये गाड़ी क्या, ये ब्लेड क्या करता है, उसको ठेल के, उसको पुश बैक करके, ऐसे पुश करके उसको आगे ले जाता है ताकि यूनिफॉर्म थिकनेस जो है मेंटेन हो। और अब ये ब्लेड की पोजीशन इस तरह से है, कुछ मान लीजिए गाड़ी इस तरह से है, गाड़ी का व्हील आगे में इस जगह है तो इस जगह लगा हुआ है, तो जैसे मूव कर रहा है वो भी मूव सामने ऐसे से कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्रेडर्स। वी विल very soon we will study the different types of equipment such as power shovel, clamshell in our next discussion as per your syllabus. We'll meet very soon. Till then आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, आप इसके नोट्स को बना लीजिए। फर्दर आपको सारी इंफॉर्मेशंस बहुत जगह से मिल सकती हैं। आई विल ऑल्सो शेयर माई स्लाइड, my new slide on your group. Till then, thank you very much.